बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था खुसूसी तौर पर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ज़्यादा एसोसिएशन कह लें या उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और इस वक्त जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई डिस्कनेक्शन है, कोई गैप है। मगर जनाब, आज इन तमाम अफवाहों ने दम तोड़ दिया है। 2 रोज़ से हम देख रहे थे कि जो सरगर्मियां इस्लामाबाद में जारी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, जो कन्वेंशन हो रहा था कल और आज, चूंकि मैंने इसको खुद कवर किया तो मैं आई विटनेस हूँ, और जो मैंने वहाँ माहौल देखा नाज़रीन, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। वो इस तरह से कि जितना वलवला, जितना जोश, जितनी मोहब्बत, जितना एतमाद पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान के हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए पेश किया, वो काबिल दीद था। और यकीनन अगर उसके सारे मनाजिर आपको दिखाए तो आप भी यही कहेंगे कि यकीनन वो जो तासुर था, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ ये ज़बानी बातें नहीं नाज़रीन, इसका जो है अमली सबूत जो है वो ये है कि सिर्फ मार्च की अगर बात की जाए तो रेमिटेंसेस की मद में $4.1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की ख़जाने में जो है वो आ चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। और ये तमाम चीज़ें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब बानिए पीटीआई ने रेमिटेंसेस के बाइकआउट के लिए ओवरसीज से जो है वो रिक्वेस्ट की थी, और वो रिक्वेस्ट अभी तक उन्होंने वापस नहीं ली है, यानी वो एग्जिस्ट कर रही है। उसके बावजूद ये अमली सबूत है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत के ऊपर जो है, हुकूमत की मैशत के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। नाज़रीन, आज जो है बड़े अच्छे मनाजिर हमने देखे। आज आर्मी चीफ साहब का और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो खिताब था वो कलीदी खिताब था। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से, और उन्होंने जो उसी नैरेटिव की मैं बात कर रही हूँ जो ब्रेन ड्रेन के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही थी, उसको सख्ती से मुस्तरद किया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी या फिर हमारी जो टैलेंट है, जिसको कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बल्कि ये तो हमें एक अमली सबूत मिल रहा है कि जो रेमिटेंसेस की मद में पहले 6 माह में हमने रिकॉर्ड इजाफा देखा था, और फिर मार्च में जो है 2025 में हमने बहुत ज़्यादा कहेंगे तारीखी रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बबांग दहल जो है वो दहशतगर्दों को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें की, कंस्ट्रक्टिव बातें की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की है, जो फितना अंगेज़ी फैलाई जा रही है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये शैतानी मीडिया है और इसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। और साथ साथ उन्होंने ओवरसीज़ को जो है उनकी खिदमात को भी एक्नॉलेज किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसी तरह के जज्बात का इजहार किया है, और साथ साथ कुछ सहूलियात और पैकेजेस का भी ऐलान किया। इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब मौजूद होंगे, शौकत पराचा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। शौकत पराचा, एज ए जर्नलिस्ट, आपने जो आज तमाम एक्टिविटीज़ देखी हैं कन्वेंशन के हवाले से, आपको क्या लग रहा है कि जो पर्पज़ था इसका, क्या हुकूमत उसको गेज कर सकी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को? बहुत शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि जो इम्प्रेशन दिया जा रहा था डिस्कनेक्ट का, जिसका आपने भी जिक्र किया, शायद ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं, जिसको मैं हमेशा नेगेट करता रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी का दिल जो है वो जहाँ भी रहते हैं उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में ही सोचते हैं। और सबसे अहम बात रेमिटेंसेस की है। 2 कैटेगरीज हैं इसमें। एक वो पाकिस्तानी हैं जो प्योरली इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, यानी जो मिडल ईस्ट में, यूएई में या सऊदी अरब में रहते हैं। अगर हमारा $36 बिलियन इस साल बन जाता है तो तकरीबन 80% जो है वो हमें मिडल ईस्ट से आता है। दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में या यूरोप में रहते हैं, जो मोस्टली वहाँ सेटल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के लिए वो कमिटमेंट जो उनके अंदर एक पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसी के तहत वो भी रेमिटेंसेस भेजते हैं। दूसरी अहम बात जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब ने भी इसका जिक्र किया, ये जो ब्रेन ड्रेन कहकर पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया की एग्जाम्पल दूं, उन्होंने अपनी मैन पावर इसी तरह बाहर भेजी। आज वहां पर अमेरिकन FBI के जो डायरेक्टर हैं
वो एक इंडियन ओरिजिन के हैं। वो ब्रेन ड्रेन को ऐसे नेगेटिवली पेंट करके अपनी पॉपुलेशन को डेमोनाइज नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कि एक कनेक्ट है दुनिया के साथ इंडियन डायस्पोरा का। पाकिस्तान के मसलन ब्रिटेन में 2 मिलियन से ज्यादा हैं। सादिक खान सबसे बड़ी एग्जांपल है। मेयर लंदन या सईदा वारसी थी पहले कंजर्वेटिव पार्टी की, वो चेयरपर्सन थी। यहाँ हमारे साथ गुजर खान यानी पिंडी के साथ गुजर खान की उनकी ओरिजिन थी। दुनिया अपने इन लोगों को ओन करती है, लेकिन यहाँ कह दिया जाता है कि जो हो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये लोग जा रहे हैं। एक कनेक्ट आज वो नजर आया, मेरे लिए ये सबसे अहम बात है। ठीक है, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, आज हमने जो मनाजिर देखे, मैं वही बात कर रही थी कि उसको बयान करना जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मनाजिर थे जिसकी पाकिस्तान को के हर आम आदमी को इस वक्त देखने की जो है वो ज़रूरत है। वो तासुर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, वो प्रोपेगेंडा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से किया जा रहा था कि शायद उनकी जो कनेक्टिविटी है वो मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, वो तमाम ज़ायल हो गया। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये 2-3 इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिससे ये तासुर अब उभर रहा है, और हमारी हुकूमत को भी और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये हौसला मिला है कि ओवरसीज़ में उनकी स्ट्रेंथ अभी मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आज एक कनेक्ट की एक्सरसाइज थी। पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, वालहाना इजहार भी करते हैं। रेमिटेंस के जरिए 35 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान भेजते हैं। हम IMF से उनसे कम लेते हैं, हम एक्सपोर्ट से उससे कम ज़र मुबादला कमाते हैं। आज ये वन वे लव अफेयर जिसका डिस्ट्रस्ट था, गवर्नमेंट कहती थी हम तारकीन वतन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तारकीन वतन समझते थे हम बड़ा कुछ कर रहे हैं। आज इसको 2 वे ट्रैफिक बनाने की कोशिश की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन अहदाफ, उन चैलेंजेस का अहाता किया है जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, और उन्होंने कहा है कि ये माइनर चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान 2030-2047 के विजन के मुताबिक हम इंशाल्लाह ताला ये सारे क्रॉस करते बल्कि क्रश करते हुए इन हर्डल्स को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को कम्युनिटी ऑफ नेशन में वो मकाम दिलाएंगे जिसका ये असल हकदार है। और ये जो उन्होंने बताया कि ये IMF वगैरह के मामलात जो हैं वो आर्जी हैं, बैगिंग बॉल की बजाय ऑनर के साथ सीना चौड़ा करके अपने आप को कम्युनिटी ऑफ नेशन में आप ट्रेड करें। आप हमारे सफीर हैं, काबिल एहतराम हैं। और आज उन्होंने पहली दफा कहा है कि हम तो बैरून मुल्क दुनिया में अपने सफीर भेज रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं हम ब्रेन ड्रेन करें, नहीं, हम तो अभी भी मुआदा करके हैं 1.5 लाख वर्कर पाकिस्तान से भेजना है। तो इसका और OEC के एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के नीचे पूरा एक महकमा काम कर रहा है जो बाहर तारकीन वतन को भेजता है, जो ज़र मुबादला भेजते हैं। तो उन्होंने कहा ये इन रिटर्न ये एक एक्सरसाइज है जिसके जरिए हम अपने एमिसरीज बाहर भेजते हैं जो काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर बैठ के अक़वामे जो है अगयार से शिकायत ना करे अपने मुल्क की, हमें बताएं, हम हल करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने सेम पेज होने का इदराक करते हुए वो चीजें अनाउंस की हैं जो कुछ दरीना मसाइल हैं, कुछ आने वाले वक्तों में होंगे। और इस एक्सरसाइज को सालाना दर्जा दिया जा रहा है। तारकीन वतन को सितारा इम्तियाज के लिए नामजद किया जा रहा है। जो रिमिटर होंगे उनके लिए 15 अवार्ड अनाउंस हुए हैं। जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, मीरपुर एयरपोर्ट, क्योंकि 1.6 मिलियन तारकीन वतन कश्मीरी ने जो है नजाद वहाँ बरतानिया में मुकीम है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मुतालबा मान लिया गया, मीरपुर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तारकीन वतन के लिए। मीरपुर खास में खुली अदालतें लगने जा रही है ना, ये कश्मीर में होगा। और इसके साथ ऑनलाइन पोर्टल तश्कील दिया जा रहा है। तारकीन वतन के गल्फ से बच्चों को 15% मेडिकल कॉलेजेस में कोटा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो ग्रीन जोन जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था ताकि ये कस्टम्स और ये FIA और इनकी हरासमेंट से बचा जा सके, ग्रीन जोन का दोबारा इजरा हो रहा है। और सफारत खानों की ड्यूटी लगाई है कि अगर लोग सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद और SIFC फैसिलिटेट करेगी। मैं खुद मिलूंगा, मेरे मिनिस्टर खुद मिलेंगे। और उन्होंने ऑन चौधरी और चौधरी सालिक की ड्यूटी लगाई है कि तारकीन वतन के लिए जामे पैकेज के ऊपर मजीद गौर करें। ये कम है, हम मजीद इनके लिए इकदाम करेंगे और ये हर एक चीज के हकदार हैं। अभी हम कुछ चीजें अनाउंस कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी तो अगली दफा मजीद
ऐलानात। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, ये पहली दफ़ा हुआ है कि आर्मी चीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरेक्शन किया। क्या वैल्यू है इसकी कि एक ऐसा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कमाता है, मेहनत करता है और पाकिस्तान में पैसे भेजता है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, उसके सामने ये दोनों आला क़यादत और उनका मेक श्योर करना, एक्नॉलेजमेंट करना क्या अहमियत रखता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और दोनों पैनलिस्ट को मेरा बहुत सलाम। देखिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, हमारा जो डायस्पोरा है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे सफ़ीर हैं, हमारे भाई वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन हुए। बात इस तरह है कि पाकिस्तान देख रहे हैं हम कि हाइब्रिड वॉर का, जिस तरह मैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, जब उसका विक्टिम हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर एक डिस्पोर्डेंसी फैलाई जा रही है जी, और उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। इस डिस्पोंडेंसी में जो स्टेट के एलिमेंट्स हैं, जो नेशनल पावर के एलिमेंट्स हैं, या हमारे जो जितने भी इदारे हैं, या हमारी सियासत है, या हमारी रियासत है, इसके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो शाजिया देखे विटिंगली ये काम कर रहे हैं, डेलिब्रेटली कर रहे हैं, वो किसी की इमा पे कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर ऐसे लोग हैं जो अनविटिंगली इस कैंपेन में ऐसी चीज में शामिल हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो स्टेट का कितना नुकसान कर रहे हैं। और ग्रे हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर ये एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट है उनकी कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस में और उनकी अवाम में एक नफरत, एक खलीज पैदा की जाए। और जिस तरीके से भी स्टेट को नुकसान हो सकता है, चाहे वो रेमिटेंसेस की जिनकी हम बात कर रहे हैं, या डायस्पोरा की जो पाकिस्तान की सफारतकारी उन्होंने बाहर रह के करनी है, उसको अगर अंडरमाइन किया जाए तो ये किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी सियासी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ये आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्चुअली ज्यादती कर रहे हैं। तो दिस इज अ मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान, नोबडी एल्स। इदारों में, सियासत में लोग आते हैं, चले जाएंगे, लेकिन ये इदारे, ये सियासत और सियासत ने यहीं पे रहना है, तो इसको जरा मद्देनजर रखना चाहिए। अब उस इन्वायरमेंट में कई लोग अप्रीहेंशंस, फेक न्यूज, उनका शिकार हो जाते हैं। वो एक अपना एक तस्वुर बना लेते हैं कि शायद जो ये फेक न्यूज या झूठ का पलंदा जो हमारे से बोला जा रहा है, या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पेशली यूथ, वो समझते हैं कि शायद दिस इज अ रियलिटी। तो परसेप्शन जो है वो रियलिटी से आगे चली जाते हैं। अब उनको दूर करने के लिए इस इंटरेक्शन के बाद, आई एम श्योर जिस तरह आप भी वहां जो समा था उसका जिक्र कर रही हैं, प्राचा साहब भी उसका जिक्र कर रहे हैं, आर्मी चीफ से उनकी बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर से उनकी बातचीत हुई है, तो इन इंडिविजुअल्स का जो कॉन्फिडेंस है इन द स्टेट, जिसको टारगेट किया गया है कि उसको शटर कर दिया जी, वो बहाल हुआ है जी। और अब आप देख रहे हैं कि इस ग्रे जो एनवायरनमेंट मैंने पेश किया, उसके बीच में अगर $4.1 बिलियन वो भेज सकते हैं, तो जब उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, उन्हें पता होगा कि यार जो हमारे सामने चीजें पेश की जा रही है, ये झूठ, फरेब और पाकिस्तान के एंटी एक चीज पेश की जा रही है, तो आई एम श्योर उनमें इजाफा होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने इदारों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखें, जो इस वक्त शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पूरी इंटरनेशनल अगर अरीना पे देखें, इस वक्त मुसलमान खास तौर पे और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वो स्ट्रेस के अंदर है। हमारे इस डायस्पोरा ने पाकिस्तान की जंग लड़नी है उन फ्रंट्स पे जहां पर वो मौजूद है, वहां उन्होंने ओपिनियन मेकर्स के साथ, वहां के इंटेलिजेंसिया के साथ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, वहां की मिलिट्री लीडरशिप के साथ, जो लोग वहां की पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ अब पाकिस्तान का फ्रंट बनकर वहां पे ये जंग लड़नी है, पाकिस्तान की बका की जंग, पाकिस्तान की सलामती की जंग और पाकिस्तान की प्रोग्रेशन की जंग। और फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैसेज शायद हम लोग मिस कर गए हैं, वो ये था कि जब इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने फॉरेनर जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बताएं कि किस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल किया है। क्योंकि ये तो वो एक जनरेशन है जो पाकिस्तान से वहाँ गई थी, मुश्किल हालात में ज़्यादा तो लोग जाते हैं वहाँ पर, फिर वहां पे ग्रो करते हैं, अपनी फैमिलीज को डेवलप करते हैं। इनके बच्चों ने शायद वो हालात से वो वाकिफ नहीं होते, तो वो भी चाहिए कि नस्ल दर नस्ल ये पाकिस्तान की, चाहे वो पाकिस्तान आए या ना आए, लेकिन वहां रहकर वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहे। और लास्टली मैं कहूंगा, जैसे अभी बताया प्राचा साहब बात कर रहे थे कि 80% हमारे मिडिल ईस्ट में ये वो वर्कर्स क्लास है जो यहाँ पर ज्यादातर लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए, और ये जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स इस शोबे में और हमें बहुत काम करने की जरूरत है, इनकी ट्रेनिंग और इनको बाहर भेजने के लिए। तो आई थिंक दिस वाज एन इम्पैक्टिव
एंड वेरी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इवेंट जो आज ठीक हुए। है शौकत पराचा, अगर मैं आर्मी चीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब के एक स्पीच, एक जो उनके खिताब का हिस्सा है उस पर बात करूंगी तो मुझे प्रोग्राम का वक्त भी कम ही लगेगा, लेकिन जो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा ये देखने की ज़रूरत है, एक तरह से उन्होंने एंटी स्टेट एलिमेंट की बात की है, दहशतगर्दों की बात की है। उन्होंने कहा पूरे मिडिल ईस्ट में देखें किस तरह से जवाल पजीर किया गया, बहरीन से लेके, इराक से लेके, सीरिया से लेके, अब गज़ा, फिर ये जंग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे वैसे ही खड़ा है। चूंकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क है, तो दुश्मन अनासिर जो है वो हर तरह से चाहते हैं कि पाकिस्तान की जड़ें जो है उसको कमज़ोर किया जाए। उन्होंने जितने भी सफ़ीर थे वहाँ जो ओवरसीज़ थे उनको एड्रेस करते हुए कहा कि आप अपने मुल्क में, बैरून मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान का की रोशनी भी है आप, यानी आपने उन तमाम चीज़ों को जो है काउंटर करना है जो वहाँ बैठ के की जा रही है। जैसे सोशल मीडिया को उन्होंने कहा कि शैतानी मीडिया है, इस तरह से ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं इसमें? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि एक मसलसल एफर्ट होती रही 3-4 सालों से कि पाकिस्तान के बारे में मायूसी फैलाई जाए। कभी ये कहा गया कि जी डिफॉल्ट कर गया है या डिफॉल्ट करने वाला है, फिर बाकायदा तौर पर प्रोनाउंसमेंट्स आई कि श्रीलंका बनने वाले हैं, खुदा न खास्ता, और उसका ये जो टूल बना वो सोशल मीडिया ही बना। और दूसरी जो डूम्सडे सिनेरियो वालों की आर्गुमेंट रही है कि जी वो दहशतगर्दी आ गई है तो बस खुदा न खास्ता अब पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने पब्लिकली जब बात की कि 10 वाली के ये 10 बार भी कुछ करें तो जो है वो पाकिस्तान सरवाइव करेगा, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मैसेज है जी कि तुम जो मर्जी कर उन्होंने लो। कहा दुश्मन की 10 नस्लें भी पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकती। वही मैंने 10 का जी फिगर दे दिया ना, तो ये इतना बड़ा मैसेज है, ये एक डिटर्मिनेशन है रियासत पाकिस्तान की तरफ से कि जितनी मर्जी कुर्बानी देना पड़े, जितने जवानों की कुर्बानी देना पड़े, जितने अफसरों की कुर्बानी देना पड़े, जितनी पुलिस वालों की कुर्बानी देना पड़े, जितनी सिविलियन की कुर्बानी, जैसे बन्नू में हुआ था जी, तुम जो भी कर लो, या जाफिर एक्सप्रेस में हुआ था, या बलूचिस्तान में आज भी हुआ, मस्तूम के करीब जो अटैक हुआ जी, ये एक बड़ी डिटर्मिनेशन है कि हम कुर्बानियां तो देंगे और हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी 10 नस्लें भी कोशिश करती रहें तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जो अभी आपके एक और मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट ने भी बात की कि क्या क्या इंसेंटिव्स की बात की गई, बेसिकली ये बड़ा जुल्म होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। और ये शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे आंखों देखे हालात हैं ये, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेगा कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, आगे से उसकी लूट मार का सामान पहले ही तैयार किया जा चुका होता है। तो वो जो उनके अंदर एक एहसास होता है कि अपने मुल्क में जा रहे हैं, मसलन आएंगे, एक तो उधर ही जो लोग खड़े हैं वो पड़ जाएंगे, फिर ये बेचारे पैसा एक एक डॉलर बचा के, एक एक पाउंड बचा के, या एक एक रियाल दिरहम बचा के यहाँ प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। वो 4-5 साल के बाद पता चलेगा कि किसी ने कब्जा कर लिया उस पे। अब वो लिटिगेशन प्रोसेस हमारे मुल्क में ऐसा है कि 20-20 साल तक ये जो अंदर इनबिल्ट फीलिंग आ जाती है कि हम बाहर हार्ड अर्न्ड मनी कमाते हैं, हम भेजते हैं, आगे से ये हाल होता है। तो हुकूमत है, रियासत है, कम अज कम इनको जरूर ऐसे इकदामात करने चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं और ये एक जगह की बात नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में भी मारगला के पार लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और साथ वालों ने कब्जा कर लिया। वो ऐसा उलझा के रख देते हैं लोगों को कि वो तौबा कर रहे होते हैं कि हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों किया कर। $1 भी अगर आ रहा है तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है वो स्टेबल हो रहा है, मीन के प्रेशर नहीं आता पाकिस्तान के रिजर्व पे, और वो $1 बिलियन के लिए बकौल वजीर आजम हमें नाक नहीं रगड़ना पड़ती। तो ये हुकूमत को ये इकदामात जिनका आज वजीर आजम ने ऐलान किया, मैं समझता हूँ इन पर बहुत जल्द अमल दरामद होना चाहिए। ग्रीन चैनल तो बहुत अरसा पहले खुला था, फिर पता नहीं क्या हुआ। ये सारी चीजें उसका भी ऐलान कर दिया आज उन्होंने, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो ये पैकेज है, इसको न सिर्फ इस पर जल्दी अमल दरामद होना चाहिए बल्कि सख्ती से एनफोर्स करना चाहिए। और दूसरी बात अहम है
बड़े अरसे से प्रोपोगेंडा, जिसका आपने भी जिक्र किया, बाकी मेहमानों ने भी, कि ये पेंट किया जा रहा था कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या हुकूमत के मुखालिफ हैं। ये एक तो कनेक्ट किया हुकूमत ने ये ओवरसीज कन्वेंशन करवा के, दूसरा मैं समझता हूँ कि रीच आउट किया है, बजाय इसके कि शाये अवे होके मुंह दूसरी तरफ रूट कर बैठने के। हुकूमत ने वजीर आजम की सतह पर, रियासत ने आर्मी चीफ की सतह पर उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है, रीच आउट किया है कि भाई बैठे, जितना आप कंसर्न हैं हम भी उतने कंसर्न हैं, आइए मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। ठीक है अमजद साहब, यही वो कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिसके हम 2 दिन से डिबेट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जो तरसलाते ज़र हमें बैनुल-अक़वामी जो पाकिस्तानी हैं वो भेजते हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। आज ये भी ऐलान किया गया, पहले तो इनको स्टेट गेस्ट का रुतबा दिया गया, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा ये कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजेगा 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए जाएंगे। ये सारी चीजें तो सर अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो शौकत पराचा बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो चीज एड्रेस करने की जरूरत है। शाजिया देखिए, बहुत सारी हल तलब चीजें हैं, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चीजें हल की तरफ जाएंगी। अभी फोन पे टैक्स का बहुत बड़ा इशू है, हम फोन लाते हैं, मैंने खुद 1,82,000 रुपए दे के अपना फोन जो है यहाँ पीटीए के साथ रजिस्टर करवाया। ये दरीना मुतालबा के ऊपर उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा हम IMF के, आज तो बड़े लाइटर नोट पे बोला कि आप 10 फोन ले आए, वो जो जिन्होंने सवाल किया था हमारे ओवरसीज भाई ने। वो वक्त आएगा जी, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि कॉपर के और दूसरे जो चीजें हमारे मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज जो आ रहे हैं, अगले 8-10 सालों में इंशाल्लाह ताला ये आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, पार्लियामान में रिप्रेजेंटेशन का इशू है, वो हल तलब है। लेकिन जो तीसरा बड़ा मसला है, कब्जा के खात्मे के लिए अदालतें इस्लामाबाद में तश्कील दे दी गई हैं। 41 इजला में पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पास करवा दिया है, अगले 3-4 माह में वो भी अदालतें लग जाएंगी। सर सीएम बलूचिस्तान ने भी कह दिया था कि मैं भी करवाऊंगा जाके। नहीं, उन्होंने कहा ये ओवरसीज से बैठ के अपनी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे, पिटीशन के जरिए वहां बैठ के शिकायत कर सकेंगे। कब्जा के खात्मे के लिए माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और एक जो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसका जिक्र किया है। एक तो तहकीक के बाद खबर ना इस तरह फास्ट फॉरवर्ड पे लगाएं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आप सीरिया की, इजिप्ट रेवोल्यूशन की और बाकी लिबिया का हाल देखें। पाकिस्तान की आर्मी है तो आगे मामला हिफाजत की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, तो हम हर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं जो मुल्क के लिए दफा के लिए दी जा सकती है। दुश्मन हमारे दरमियान में दरार डालने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, ये पेड एक्सरसाइज है। ये उन्होंने आज लगी लपटी के बगैर कहा है कि ये मुल्क के दुश्मन काम ये कर रहे हैं, वो दरार डालने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। और इसका आज के नारों से पता चल रहा था कि मेन स्ट्रीम ओवरसीज पाकिस्तानियों से इसका कोई तल्लुक नहीं। ये हैवी इन्वेस्टमेंट की गई है, फैक्ट्रियों की तरह लैपटॉप दे के लोगों को बैठाया गया है, फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के एक ट्वीट को 5000 दफा रीट्वीट करके पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव इमेज की एक्सरसाइज की गई है। हम उतना पैसा लगा के उसको काउंटर नहीं कर सके, लेकिन ये ले पाकिस्तानी जो 5 मिलियन के करीब गल्फ में हैं, जो 5 मिलियन के करीब बाकी दुनिया में हैं, उन्होंने वॉलंटरीली इसका मुकाबला किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप सोल्जर बन के इसका मुकाबला करें, जब हम कह रहे हैं कि आप हमारे सफीर हैं, ब्रेन ड्रेन नहीं है, जब हम कह रहे हैं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमसे पूछें, हमसे कलाम करें, हमसे हदायत दें, हमें बताएं, और फिर पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए कौम अगयार के साथ शिकायतें लगाने के लिए पिटीशन बाजी करने की बजाय पाकिस्तान की शिकायतें पाकिस्तानी हुकूमत के साथ लगाएं और वहां अपनी कम्युनिटी के साथ बाहमी राब्ते में रहें, किसी को उसमें दरार ना डालने दे, पाकिस्तान के आपके दायमी तल्लुक को कमजोर ना होने दे। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, मुझे लगता है, एक्सचेंज किए हैं नोट, और उन्होंने बांट के बात की है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो हसूलियात और जो एक्नॉलेज किया है, सलूट किया है, मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। प्लस डेफिसिट करने में मदद मिलेगी, कम करने में। और इस तरह के कन्वेंशन, सालाना इंटरनेशनल माइग्रेशन डे है जो 18 दिसंबर, उसको होने चाहिए। मैं खुद दोनों कमेटियों में मेंबर था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे पैकेज कमेटी में भी रखा था काइंडली, MD
ठीक। और चेयर ओपीएफ भी थे और एमडी बैतुल माल भी थे ओवरसीज की तरफ से। ठीक। और डार साहब की क़यादत में जो बाकी कमेटी ओवरसीज कर रही थी उसमें भी मैं था। तो मेरे ख्याल में एक सीरियसनेस नजर आई है कि हम तारकीन वतन के लिए करना चाहते हैं, और ये अच्छा बिग स्टेप है कि पाकिस्तान में 20 रुपये आपको दिए गए हैं। बाकी 80 रुपए के लिए इंशाल्लाह ताला तैयारी करें, मेहनत करें, राब्ता रखें, डायलॉग जारी रखें, इंशाल्लाह ताला दोनों तरफ से। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद साहब, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं और उन्होंने क्लियर जो एक मैसेज दे दिया है जो दहशतगर्द अनासिर हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तकदीर है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की जो माइंस के हवाले से, उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं, 2028 में जो रेकोडिक माइंस के हवाले से जो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने पे जितने हमें 2 से 3 बिलियन डॉलर मिलने शुरू हो जाएंगे, जो हम IMF का कर्जा लेते हैं, 7 अरब डॉलर हमने लिया हुआ, 1 अरब डॉलर हम फिर मांगते हैं, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और 2047 में उन्होंने कहा जब पाकिस्तान को 100 साल हो जाएंगे तो पाकिस्तान दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर, मुआशी तौर पर उभरेगा। सर, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें वही बात करनी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि सबको एक पेज पर आना होगा, सबको, चाहे वो अपोजिशन जमात हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो। ये जंग सबकी जंग है। इसके लिए क्या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए शाजिया, बलूचिस्तान जो है वो जैसे चीफ साहब ने भी कहा और आप भी अभी फरमा रही हैं कि वो बलूचिस्तान इनफैक्ट पाकिस्तान है ही बलूचिस्तान जी, और बलूचिस्तान पाकिस्तान है। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है जी। इनके दोनों की तरक्की के बगैर, इनकी स्ट्रेंथ के बगैर, सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोग्रेशन के बगैर कोई भी तरक्की नहीं हो सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम बलूचिस्तान का आर्गूमेंट करें तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त अनफॉर्चुनेट एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसमें हमें सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर के प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा और उसका जो पर्पज़ और स्कोप या जो भी उसके एलिमेंट जिसमें वो बलोच अवाम है जी। बिल्कुल। और उन्होंने क्लियर भी बोला कि 50% जाएगा बलूचिस्तान को जी। जी, उनके मेरे ख्याल में 25% गवर्नमेंट को जाएगा, 25% फेडरल को जाएगा और 50% जो इन्वेस्टर्स होंगे जी। बट विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी, बलूचिस्तान की हुकूमत को ये जो 25% जाता है, अगर वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाया जाता है तो बलूचिस्तान के हर रहने वाले एक एक शख्स की जो तकदीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी जी। अनफॉर्चुनेटली देखें, हम इसको डीलिंक नहीं कर सकते अपने पास्ट की कोताहियों से। सबसे पहली बात यह कि लेट अस कन्फेस कि हमने पास्ट में कोताहियां क्या जी, गलतियां की हैं, ब्लंडर्स किए हैं, और कलेक्टिव है जी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी एक सेगमेंट के ऊपर नहीं फेंक सकते। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद है जिन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ या बलूचिस्तान के कॉज को शरेट तौर पे सामने तो उन्होंने सोशो इकोनॉमिक डिप्रीविएशन रखी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जी। लेकिन अब उन चीजों में माजी के बैगेज में फंसने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने आगे जाना है जी। देखिए, बलूचिस्तान की आवाम को यह समझने की जरूरत है कि जब आवाम और स्टेट के दरमियान लड़ाई होगी तो इसका विनर कोई और होगा, ये याद रखिएगा, दोनों की हार होगी जी। और डिटर्मिनेशन की बात की है, शौकत प्राचा साहब ने भी उसके ऊपर अभी बात की है, चीफ साहब की जो आपने बात की है, उन्होंने कहा जी आपकी 10 नस्लें, एक्चुअली ये वो विल है स्टेट की जो वो शो कर रहे हैं। ये विल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की विल नहीं है, ये पाकिस्तान फौज की विल नहीं है, ये अवाम की, पाकिस्तान की कौम की विल है। जो फौज है वो कौम की एक नुमाइंदगी कर रही है जी। फौज भी इसी कौम की नुमाइंदगी है। और याद रखिएगा शाजिया, इस चीज को समझने की जरूरत है हम सब के लिए कि ये जो लड़ाई भी होती है, जो जंग भी है, जो ऑपरेशन भी हो रही है, ये भी एक्चुअली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जी। दिस इज वी आर परसुइंग द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल एम्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट थ्रू अदर मींस। वो जंग से आपने एक पॉलिटिकल जो हालात हैं उसको ठीक करना और अचीव करना है। इसकी कामयाबी जरूरी है बाकी चीजों के आगे चलने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी वहां पे मौजूद हैं। ये पॉलिटिकल विलिंग ओनरशिप लेनी होगी इस वॉर की। आपने पूछा ना क्या करना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स ने ये जंग लड़नी है और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल बलूचिस्तान की अवाम ही निकालेंगे। हमने सेग्रीगेशन करनी है कि कौन बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ रहा है, उसका हाथ पकड़ना है, उससे डायलॉग करना है, उसके साथ बैठना है, उसकी डिप्रीविएशंस को दूर करना है और रियलिटीज ऑन ग्राउंड चीजें होती हुई नजर आनी चाहिए। अब ये वादों वाला वो उस चक्कर में आप वादों में या ये कर देंगे वो हो जाएगा, टाइम जाया नहीं कर सकते। फिर जो एलिमेंट्स है जिन्होंने वेपन्स उठा लिए हैं उनके खिलाफ ये वही है कि 10 नस्लें भी हमारा जोग्राफिया नहीं बदल सकती, इंशाल्लाह इट इज नॉट पॉसिबल। और जो लोग सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट चला रहे हैं किसी और के बिहाफ पे,
उनको भी बराए मेहरबानी उसी कटहरे में, उसी जगह पे रहने दीजिए, उनको हीरो बनाने की हमें जरूरत नहीं है। आपने जाहिद साहब बात की ना कि माजी के बैगेज में नहीं जाना चाहिए हमें, बड़ी अच्छी बात की। और मुझे आर्मी चीफ साहब का जो है आज इसी हवाले से एक स्टेटमेंट में आवाम अपने नाज़रीन को बताना चाह रही है। उन्होंने ये कहा था कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान का तरक्की कब होगी पाकिस्तान में, बल्कि सवाल ये है कि पाकिस्तान में तरक्की कितनी तेजी से होगी। और ये तेजी उसी वक्त हो सकती है जब हुकूमत पाकिस्तान, अपोजिशन जमातें, तमाम पाकिस्तानी के एक आम बंदा वो तमाम एक पेज पर हो और ये पाकिस्तान की तरक्की को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाएं। मैं अपने दोनों मेहमानों का, शौकत पराचा का और अमजद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं दूसरे सेगमेंट में। इस वक्त पाकिस्तान कोरिया के साथ मिलकर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वजारती जो एक तैयारी है उसके तीसरे इजलास की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। और यकीनन इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो ये कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली के दौरान जो है उस हवाले से इसका उन्वान जो है वो मुनक़्क़िद किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अब मेरे साथ जाहिद साहब तो मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान राशिद साहब ने, उनको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। इमरान साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सर, इसकी आप अहमियत को किस तरह उजागर करेंगे? और इस वक्त कोरिया के साथ जो ये स्ट्रेटेजिकली अमन मिशन का जो कॉन्फ्रेंस है, ये मुस्तकबिल के जो हमारे टारगेट्स होते हैं अमन मिशन के हवाले से, उसके लिए कितना फ्रूटफुल है? शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, दिस इज विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ किंगडम रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि एक बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी है बर्लिन में मई नेक्स्ट मंथ, उसकी तैयारी के सिलसिले में है। दिस इज अ प्री मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये मुनक्कद हो रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। उस पर एक इदारा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, which is dealing with peacekeeping training and everything. उसमें हो रही है। और this is very important conference being held for the first time in Pakistan. अच्छा। पहले नवंबर में last year we held a first International Association of Peacekeeping Training Conference, IAPTC कहते हैं short. This was also for the first time we had इस कॉन्फ्रेंस में जिसकी आप बात कर रही हैं। तमाम आज ओपनिंग डे था 14th and 15th and 16th, टुडे वाज द फर्स्ट डे। और इसमें बहुत अहम शख्सियात पाकिस्तान की और डेफिनेटली फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, इसमें अंडर सेक्रेटरी जनरल विच इज सेकंड टू द सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस जॉन फेरेज लखवा, वो आए हुए थे। एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट है जो सपोर्ट करते हैं पीस कीपिंग मिशंस को, मिस्टर असल खैरे वो आए हुए थे। एक पुलिस एडवाइजर है, एंड वी आर हैप्पी टू टेल यू, पुलिस एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर, इनको पुलिस एडवाइजर है फ्रॉम पाकिस्तान, शकार साहब वो आए हुए थे। और एक्टिंग मिलिट्री एडवाइजर है मेजर जनरल चार PS, वो भी आए हुए थे। तो दे ऑल एड्रेस्ड टू द वेरियस इशूज। Pakistan, as you know, is contributing, is one of the leading contributing countries. हम लोग 5th हैं फिलहाल कंट्रीब्यूटिंग, और अब अभी तक हमने 2,33,000 फौजी दस्ते भेज चुके हैं। अच्छा। The thing which is very important is that we have sacrificed 181 peacekeepers for the cause of peace. अमन के लिए हमने 181 peacekeepers, which is the second highest contribution by any जो ट्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रियां जो अमन दस्ते जाती हैं दुनिया के ममालिक में वो हैं। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस अभी बर्लिन में होनी है 13 और 14 मई को, और इसमें जो पाकिस्तान शिरकत करेगा, बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है शाजिया, दिस इज रिगार्डिंग हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। एक इशू आजकल आ रहा है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीस कीपर्स है। So how can we use our technology to make peacekeepers more secure and more safe? That is the crux of this technology. ठीक है सर। और जी, और इसमें कॉन्फ्रेंस में बेसिकली अमन के को महफूज बनाना, मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने बताया, का इस्तेमाल करना, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हिमायत,
और पायदार अमन के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ठीक है जाहिद साहब, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पाकिस्तान के अज़म को we are always since 1960 we are contributing troops to the peacekeeping, so that is a pledge from Pakistan side that we will always be relevant. ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद साहब, दूसरी जंग अजीम के बाद हमने देखा था कि आने वाली नस्लों को जंगी तबाहकारियों से बचाने के लिए ये पीस मिशन जो है इसका क़याम में लाया गया और 1945 में ये क़याम में आया। 1960 में जो है फिर यूनाइटेड नेशन का जो अमन मिशन का हिस्सा बना पाकिस्तान। इस वक्त 3000 के करीब जो हैं वो हमारे पीस कीपर सर्विसेज दे रहे हैं और रंग व नस्ल मज़हब से हर तासुब से बालातर होकर जो है पाकिस्तान के जो ये पीस है ये अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। कितनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट है और इस वक्त पाकिस्तान किस पोजीशन में? जी देखिए शाजिया, ये समझने की ज़रूरत है कि जी पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये अमन की फ़ौज है। अमन की फ़ौज में इसलिए कहता हूँ कि ये आप रीजन में देख लें, आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन में देख लें और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन के जो अगराज़ो मकासद जिसके लिए वो बनाई गई, उनमें से अगर कुछ ममालिक, थोड़े ममालिक अगर रह गए हैं जो जिनको इम्पोर्टेंस का पता है, जिनको अमन के एक्चुअल जो मीनिंग्स हैं या अमन का जो स्पिरिट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उसको जो एक वैल्यू करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में रह गया शामिल है जो उसको रियल वैल्यूज अमन को देना चाहते हैं। और उसकी मैनिफेस्टेशन यही है, जैसे अभी आप फिगर्स कोट हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, 235,000, इट्स अ ह्यूज नंबर। 181 शहादतें हैं हमारे पीस कीपर्स की और मोर देन 48 तकरीबन मिशंस में हमने सर्व किया है। तो पाकिस्तान की फ़ौज एक अमन की फ़ौज है। हमने देखे हमें एक थ्रेट रीजन में रहा, एक ही मुल्क है, एक ही हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारे जो पाकिस्तान के क़याम का जो अभी तक मुकम्मल नहीं है, वो कश्मीर है। एक ही मुल्क है जिससे हमें थ्रेट है। हमारा सारा डिज़ाइन हमारे फ़ौज जो है वो सिर्फ अपने हिफाजत के लिए और एक ही मुल्क के अगेंस्ट, बाकी पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल डिज़ाइन, कोई हमारा न ग्रेटर पाकिस्तान के कोई अज़ाइम है ग्रेटर इजराइल की तरह या ग्रेटर भारत की तरह, न कोई और अज़ाम है। तो हमारी फ़ौज की जो बेसिक ट्रेनिंग ये है वो इस्लाम की रवायात के ऊपर, पाकिस्तान की बेसिक ट्रेनिंग है वो अमन की रवायात के ऊपर और अमन के हसूल के लिए। तो जब मिशन रखा ही हमारी फ़ौज का ये गया तो ऑफकोर्स फिर हम उसी के मद्देनज़र उसी को अपनी बेस बनाते हुए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी इंटरनेशनल पीस में। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो प्रेफर करते हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जब भी अमन की ये फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है तो उसकी वन ऑफ द जो एक प्री रिक्विजिट्स होता है वो ये होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस हो। दोनों जो वारिंग फैक्शंस हैं जो जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों उसको वेल रिसीव करे और उसको एक्नॉलेज करे कि जी ठीक है हमें इस मुल्क की फौज चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें पता है कि इम्पार्शल तरीके से वो जहां भी जो भी उसके हालात है उस मुल्क के। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, DRC कांगो में मैं खुद भी डिप्लॉय रहा हूँ जी। जब तक पाकिस्तान वहां पे जो साउथ कीवू ब्रिगेड था उनका, उसके बीच में पाकिस्तानी ब्रिगेड था, बकावू के बीच में, बकावू जो अभी सबसे ज्यादा जहां पे इस वक्त लड़ाई हो रही है जी सबसे ज्यादा, वहां पे जब पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स गए तो दे वर रिसीव वेरी वेल रिसीव्ड। पूरे बकावू की स्ट्रीट्स वेलकम कर रही थी और उनकी जो वारिंग कंट्री कह लें या जो नेबरिंग कंट्री ब्रुंडी है उनके बीच में भी किसी ने अपोजिशन नहीं की। उससे पहले मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, किसी मुल्क की वहां पे UN पीस कीपर्स थे, दे वर नॉट वेरी वेल रिसीव्ड। जब पाकिस्तानी पहुंचे और उन्होंने इंश्योर किया कि जो अभी आप अगर ज्यादातर मिशंस आप देखें पाकिस्तानी भी मिशंस जो है वो अफ्रीका में है, जो उनकी अवाम इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जितना उनका नुकसान हो रहा है शायद दुनिया में ह्यूमैनिटी का इतना नुकसान हो रहा, तो उनकी जिंदगियों को बहाल करने के लिए, उस अमन को बहाल करने के लिए, इंसानियत की तकरीम के लिए जो पाकिस्तानी अफवाज खिदमत अंजाम दे रही हैं विच इज़ वेरी वेल रिसीव्ड इंटरनेशनली। और आपने देखा होगा कि अक्सर DPKO जो इनका अमन मिशन के हेड्स हैं वो भी पाकिस्तान के लोग रहे हैं, प्रोफेशन मिलिट्री है, दे एग्जैक्टली नो दे आर वेरी गुड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन मिशन हों चाहे इवॉल्विंग जो भी सिचुएशन उसके साथ अडेप्ट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको अपना मिशन समझ के वो। इमरान साहब शॉर्टली जरा बता दीजिएगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो पसमानदा ममालिक है वहां पे सर्विंग दे रहा है और क़याम अमन के हवाले से खवातीन की भी जो है वो नुमाइंदगी हमें नजर आती है। इमरान साहब जी बिल्कुल। पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त कोई बहुत 8-9 मिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 11 मिशन चल रही हैं दुनिया में विच आर ऑनगोइंग, विच आर पीस मिशन, पीस कीपिंग मिशन है। उसमें जो बेसिल है जिसमें DR कांगो है,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, साइप्रस है, वेस्टर्न सहारा है, विच आर ऑल अंडर एक चैप्टर होता है यूज ऑफ फोर्स वाला, चैप्टर 7 कहते हैं उसको, उसके तहत पाकिस्तान, so the Pakistan peacekeepers demand is in all the places where there is a lot of threat, and to control the threat, Pakistan peacekeepers are given the priorities, and given the priorities in the areas where the threat is more within that peacekeeping mission. आपने बात की थी वुमेन पाकिस्तानी peacekeepers की, so I'm happy to tell you that we were the first contingent to deploy a women engagement platoon. ठीक है सर। कॉन्गो में एक मिशन है हमारा, 2019 में हमने, we were the first country to deploy, और अभी हमारी फीमेल ऑफिसर्स आर गोइंग विद जो नॉर्मल दस्ते होते हैं इन्फेंट्री के साथ, दे आर गोइंग एज स्टाफ ऑफिसर्स, और वो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के तहत भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इमेज और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एज फार एज वुमेन पीपल्स आर कंसर्न्ड। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, और यकीनन ये जो इजलास हो रहा है ये यूनाइटेड नेशन अमन मिशन में पाकिस्तान के अज़म को जो है उजागर करेगा, और एक अमन कायम करने के हवाले से एक और मौका जो है फराहम किया जा रहा है। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।